स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एलर्जी। अब एलर्जी तो सभी को किसी ना किसी चीज़ से होगी, सबको किसी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई एलर्जी तो हुई होगी। जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को क्या होता है कि किसी वेजिटेबल से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है। तो उसी एलर्जी की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, एक्सिजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। तो जिसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सिजरेटेड होता है। तो ऐसे पर्सन का जिसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्सिजरेटेड है, तो इम्यून यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में जितने भी एंटीजन्स प्रेजेंट हैं उसके लिए तुरंत वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं या एंटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ क्या करेगा, सर्टेन अपना जो रिस्पॉन्स है वो उसको दिखाएगा। जिसका भी जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा होगा, एक्सिजरेटेड होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एलर्जीज़। एलर्जीज़ क्या होती हैं, जैसे सब्सटेंसेस इन रिस्पॉन्स टू विच एलर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, दैट इज़ डस्ट, पॉलन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एलर्जी होती किसकी वजह से, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एक टाइप के कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे डस्ट है, पॉलेंस हैं, है ना। अभी मैंने वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में भी बताया था। तो कुछ लोगों को उनसे भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर ये उसके अगेंस्ट जैसे ही ऐसे जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर पहुँचते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है। और वो किस फॉर्म में आती है, फिर एलर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं जो एलर्जी को शो करती हैं, वो है IgE टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन केमिकल्स सच एज हिस्टामीन्स एंड सेरोटोनिन्स आर रिलीज्ड। तो जैसे ही किसी को किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी होगी तो उसके लिए जो रिएक्शन देगा तो वो एक टाइप के कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी से उस एलर्जी के बदले में, यानी कि जो रिएक्शन होगा उसका तो कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है। और जैसे कि हिस्टामीन है या फिर सेरोटोनिन है, ये हमारी बॉडी से क्या होंगे, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी बॉडी के इनसाइड स्टार्ट होंगे। और हमारे बाहर जो बॉडी पे जैसे जो बाहर की तरफ जो फीचर्स दिखाई देंगे, जैसे आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो रनिंग नोज़ होगी, या बहुत ज़्यादा हमें इसमें कभी कभी कुछ लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये इसकी वजह से होता है, एलर्जी में ऐसा होगा। अब ये हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन एक केमिकल है जो बेसोफिल से सिक्रीट होता है। बेसोफिल्स क्या है, ये WBC का पार्ट है। सेरोटोनिन क्या है, ये भी एक टाइप का केमिकल है और इसका फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होता है सेरोटोनिन का। और 90% पार्ट जो होता है सेरोटोनिन का, उसका जो यूज़ है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। और साथ ही साथ कहाँ होगा, इसका बाकी का जितना ही पार्ट है वो हमारे ब्लड में मिला रहता है। और एलर्जी के आगे उसको दिखाने के लिए, है ना, जो भी कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल अगर गया है जो एलर्जी कर देता है, हमारी बॉडी में एलर्जी क्रिएट कर रहा है, तो उसको रिस्पॉन्स दिखाएगा इसकी वजह से। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे आंखों से पानी आना, है ना, वाटरी आइज़ हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, स्नीजिंग। कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे फ्लावर्स वगैरह है, उन्होंने जैसे ही उनको सूंघा तो तुरंत उन्हें छींकें आना स्टार्ट हो जाती, तो ये भी एक टाइप की एलर्जी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर एलर्जी टेस्ट। तो किस तरीके से एलर्जी का टेस्ट कराया जाता है, तो इसमें टेस्ट में क्या होगा कि पेशेंट is injected with small dose of allergens to monitor his response। तो जिसको भी एलर्जी हुई है उसका ट्रीटमेंट या उसका जो टेस्ट है उसमें क्या कराया जाता है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, ये रिएक्शन आ रहे हैं, एलर्जी वाले जो रिएक्शन रिलीज़ हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या किया जाता है, यहाँ पर इंजेक्ट किए जाते हैं। और वो भी कैसे, स्मॉल डोज में, उनकी बहुत ज़्यादा स्मॉल डोज दी जाती है एलर्जेंस की बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डोज हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाले जाते हैं। अब स्मॉल अमाउंट में क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हिस्टामीन है या सेरोटोनिन है, इसकी वजह से एलर्जी हमारी बॉडी के अंदर शो होती है, यही तो दिखाते हैं। ज़्यादा डोज क्यों नहीं डालते, कम डोज इसकी इसलिए डाली जाती है कि ये जो हिस्टामीन और सेरोटोनिन है ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर ये नहीं रिलीज़ होंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा किसकी मतलब कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और हमें एलर्जी दे रहा है। और अगर हम इन्हें पूरी तरह से बंद कर देंगे, अच्छा खासा मतलब काफ़ी इंजेक्शन जो एलर्जेंस का जो इंजेक्शन है वो ज़्यादा डोज में अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये हिस्टामीन और सेरोटोनिन वर्क करना बंद कर देंगे। तो इसलिए
जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो बहुत ही स्मॉल डोज के दिए जाते हैं एलर्जेंस के। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटी हिस्टामीन्स। अब देखो यहाँ पर नेम दे रखे हैं एंटी हिस्टामीन्स के। हिस्टामीन्स के अगेंस्ट काम करने वाले को कहेंगे एंटी हिस्टामीन्स दिए जाते हैं। एड्रेनलिन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स क्या है, एक टाइप की केमिकल है जिनमें वाटर का अमाउंट बहुत लेस होता है। मे बी गिवन सो दैट द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी सबसाइड। तो ऐसे ही जो इंजेक्शंस हैं इनको दिया जाता है। ये ना सब एलर्जेंस हैं, है ना। हिस्टामीन के अगेंस्ट लगाने वाले को क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामीन्स है। एड्रेनलिन्स को लगाया जाएगा, स्टेरॉइड्स को लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी सिम्टम हमारी बॉडी में एलर्जी के थ्रू दिखाई दे रहे हैं वो सबसाइड हो जाएं। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई एलर्जी की। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? इन ऑटो इम्यूनिटी बॉडी जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। तो इसमें क्या होगा कि ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि बॉडी अपने ही इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट क्या करती है, कुछ सेल्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो अपने ही जो अपना जो इम्यून सिस्टम है उसके या इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट अगर सेल्स को बनाएगी तो वो सेल्स क्या करेंगी, अपने ही इम्यून सिस्टम की सेल्स को खाना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्यून सिस्टम की इसमें बनने वाली ये एंटीजेंस है या एंटीबॉडीज़ हैं, और इसने क्या किया, ऑटो इम्यूनिटी में क्या हुआ, इसने ही अपनी सेल्स को मारने के लिए और सेल्स बना दी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब देखो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न है जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस। तो ये जो प्रॉब्लम है जेनेटिक भी हो सकती है और कुछ इसके अननोन रीजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल है जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, ये बोन डिजीज़ है, हमारी हड्डियों में होने वाली डिजीज़ है। और जितने भी जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या होता है, ये एक वहाँ पे ऐसी सेल्स बनती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं, और ये जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी ही बनाती है, अपने आप ही जनरेट करती है, और ये हमारी बोन्स की जो सेल्स हैं उनको खाना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट हैं या हमारी ये एल्बो का ये जो जॉइंट्स जितने भी होते हैं उन सभी जॉइंट्स को ये वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और जहाँ जॉइंट्स को फिर ऊपर नीचे करने में, हाथ को मोड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। ये होती है ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये किसकी वजह से होती है? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। ऑटो इम्यूनिटी किसकी वजह से हो सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और ये इसके कुछ अननोन रीजंस भी होते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम की। ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन आप समझ ही रहे होंगे किसका पार्ट है, लिम्फ जहाँ पर भी आ गया मतलब WBC का पार्ट है। WBC किसका पार्ट है? हमारे ब्लड का पार्ट है। ठीक है, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। 2 टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ बोन मैरो एंड थाइमस। तो ये किस में डिवाइड होते हैं? ये डिवाइड होंगे बोन मैरो में और थाइमस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कौन से? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हियर इमेच्योर lymphocytes are differentiated to form एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर आप देखो कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर ही, कुछ ऐसी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं। साइट्स मतलब सेल होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसी होती हैं जो कैसी रहती हैं, इमेच्योर होती हैं, और वो क्या कर लेती हैं, वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या कर लेंगी, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स को बना देंगी। ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स को बना देती हैं। कौन बना रही है यहाँ पर? इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बना रही हैं। ठीक है, और क्या बना देंगी? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स को बना देंगी डिफ्रेंशिएट होकर। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे बोन मैरो की, क्योंकि हमने अभी बताया था कि बोन मैरो किसका पार्ट है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है। तो बोन मैरो क्या होता है? हियर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर बोन मैरो में क्या होंगी कि जितनी भी ब्लड सेल्स हैं लिम्फोसाइट को मिलाकर वो सब की सब यहाँ पर क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं। ठीक है, वो जितनी भी सेल्स हैं जैसे RBC हैं, WBC हैं, जितनी भी सेल्स हैं ना हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड की, वो सभी सेल्स बोन मैरो में बनती हैं, बोन मैरो के थ्रू बनती हैं। अब बोन मैरो क्या है? बोन मैरो कहाँ पर होता है? ये हमारी बड़ी बड़ी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके बीच में एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं बोन मैरो। और यही टिश्यू क्या करता है, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। इसमें लिम्फोसाइट्स भी आ जाएंगी, WBC का पार्ट तो है ही है ये,
और साथ ही साथ आरबीसी भी इसके थ्रू ही बनती हैं। अब देखो नेक्स्ट है थाइमस, क्योंकि थाइमस भी क्या थी, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का ही पार्ट थी। थाइमस क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टी लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टी लिम्फोसाइट आप समझ रहे हैं ना, ये किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स में डब्ल्यूबीसी में क्या होती हैं, एक तो मोनोसाइट्स बनती हैं, बी लिम्फो डब्ल्यूबीसी में क्या होती हैं, दो टाइप की बनती हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, है ना, यहाँ पर क्या होंगी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं उनमें दो टाइप की सेल्स बनती हैं, एक तो होती है मोनोसाइट और दूसरी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी आगे दो टाइप की होती है, एक तो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं और एक बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो थाइमस क्या करती है, थाइमस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में हेल्प करती है, कौन करती है, थाइमस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, दिस लोब ऑर्गन is situated near the heart and keeps on reducing in size as the age increases। तो ये जो है, ये क्या है, एक टाइप की ग्लैंड है, ये जो थाइमस है ना, ये ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। और ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोब जैसे स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, और ऐसा ऑर्गन है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, हमारे हार्ट के पास, है ना, हमारे हार्ट के पास सिचुएटेड होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका साइज़ क्या है, रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स माइग्रेट हियर आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी। इट इंक्लूड्स स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पायर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स। तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी लिम्फोसाइड ऑर्गन्स जो होते हैं, इनमें जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मैच्योर होने के बाद, जब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं तो ये क्या करेंगी, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिम्फोसाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर जब हो जाएंगी तो मैच्योरिटी के बाद ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। और इट इंक्लूड्स, ये कहाँ कहाँ पहुँचेंगी, जैसे स्प्लीन है, और क्या बना देंगी, लिम्फ नोड्स को बनाएंगी, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड टॉन्सिल्स को, पियर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स, वहाँ पर ये माइग्रेट होकर पहुँच जाती हैं। अब देखो स्प्लीन, ये भी एक टाइप की मतलब एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो पियर्स पैचेस आप क्या होते हैं, पियर्स पैचेस होते हैं, ये हमारी डब्ल्यूबीसी है ना, ये एक जगह ऐसे इकट्ठी होकर एक मास जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इन्हीं जब ये बनाएंगी का, जब ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फॉइड ऑर्गन है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है उसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगी और एक सेल से इकट्ठी होकर एक मास जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसे हम बोलते हैं पियर्स पैचेस। अब ये जो पियर्स पैचेस है ये कहाँ मिलता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, आपको पता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जियोजिनम और इलियम। तो जो इलियम पार्ट है वहाँ पर ये होता है। और ये इसका काम क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का, यानी कि जो ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स, इनका काम क्या है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, यूजेबल बैक्टीरिया होते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया को तो मारने का काम करेगा ये, और जो हमारे लिए यूजेबल बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाएगा, उनके नंबर को इंक्रीज़ करेगा। ऐसी लिम्फ नोड जो हमारे टॉन्सिल्स में बन जाती है, ऐसी स्प्लीन है, ये सभी क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, स्प्लीन क्या है, ये भी ये क्या है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स विच एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड। अब ये जो स्प्लीन है ये क्या है, एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है। ठीक है, जैसा बीन्स होती हैं उनके शेप का एक ये ऑर्गन है। इसमें क्या क्या होती हैं, कंटेनिंग क्या कर रखती है, अपने अंदर लिम्फोसाइट्स को रखती है और फैगोसाइट्स को रखती है। लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स इसमें रहती हैं और ये काम क्या करती है, हमारे ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती है। ठीक है, ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करेगी। अब देखो लिम्फोसाइट्स तो आप समझ ही गए होंगे, फैगोसाइट्स कैसे बनती हैं, फैगोसाइट्स बनती हैं जब मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मिलकर किसे बना देती हैं, फैगोसाइट्स को बना देती हैं। फैगोसाइट्स कैसी होती हैं, ये अम्यूवाइड शेप की होती हैं। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आता है तो फैगोसाइट्स एक्टिव हो जाती हैं और उस जर्म को या फिर जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आया उसको किल कर देती हैं। उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट इसमें है
लिम्फ नोड्स क्या हैं? लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स थ्रू आउट द इम्यून सिस्टम। तो ये जो है हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ये हमारी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ये लोकेटेड होती हैं पूरे इम्यून सिस्टम में। ये पूरे इम्यून सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पर ये लोकेटेड होती हैं। इन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। दे ट्रैप द एंटीजन प्रेजेंट इन लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एंड दीज एंटीजन्स कॉज एक्टिवेशन ऑफ lymphocytes and generation for the immune response। अब ये देखो, ये लिम्फोसाइट्स करती क्या है? ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेडेड होती हैं और जितने भी हमारे जो एंटीजेंस प्रेजेंट है कहाँ पर? लिम्फ में और लिम्फ टिश्यूज़ में जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं उनको ट्रैप करेंगी और ट्रैप करने के बाद दीज एंटीजेंस कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द, और ये क्या करेंगी? ये जो लिम्फोसाइट्स हैं और जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको वहाँ पर ये एक्टिवेट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे MLT क्या होती है? ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इसको कहते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इसको कहते हैं। म्यूकोसल क्या होती हैं? आपको पता है ना, हमारे ऑर्गन्स में जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स में क्या होती है? लेयरिंग होती है। टिश्यूज़ की लेयरिंग उनके ऊपर रहती है। उन टिश्यूज़ की लेयरिंग के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसे बोलते हैं म्यूकोसा या म्यूकोसल फ्लूइड बोलते हैं उसको, या टिश्यू हम उसको कह सकते हैं। वहाँ पर ये होता है और ये इसकी बनी हुई एक लेयरिंग होती है एक टाइप की, ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हम इसको कहेंगे। ये क्या करता है? लाइंस मेजर ट्रैक्ट। तो हमारे जो ट्रैक्ट हैं, जो जैसे ये रेस्पायरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है और इसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक है, वहाँ पर इसकी लेयरिंग रहती है। और लेयरिंग रहने के बाद ये करता है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू इन बॉडी, और ये हमारी बॉडी में करीब 50% लिम्फोसाइट टिश्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम इसमें बात करेंगे एड्स एंड कैंसर की। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एड्स की। कैंसर की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एड्स की। एड्स कैसी डिजीज़ है? आपको पता है एड्स जो है वो वायरल डिजीज़ है और इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसको फैलाने वाला जो वायरस है उसका नाम क्या है? HIV वायरस है, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV इज़ अ रेट्रोवायरस। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि HIV क्या है? एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस से मतलब क्या है कि ये जो HIV का वायरस है, इसके पास DNA नहीं होता है, इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल में RNA होता है, और जैसे ये किसी की बॉडी के अंदर पहुंचता है, किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर पहुंचेगा, तो वहाँ पर जाकर ये क्या करेगा? सबसे पहले अपने RNA को DNA में तब्दील करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर्स थ्रू। तो ये किस तरीके से, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये फैलता है? तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है वो है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ये डिज़ीज़ जो है वो किसी जिसको डिज़ीज़ नहीं है उसको भी हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से। नेक्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग इंजेक्टेड निडल्स। तो देखो, इंजेक्टेड निडल्स को जो एक बार यूज़ की जा चुकी है उन निडल्स को शेयर करने से भी होता है, एज इन केस ऑफ द इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजेस। अब देखो, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना वो ड्रग्स लेते हैं, और किसके थ्रू लेते हैं? इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको। और अगर मान लो ऐसा कोई आदमी है जो अपनी बॉडी में इस तरीके से इंजेक्शंस के थ्रू अपनी बॉडी में क्या ले रहा है? ड्रग्स को ले रहा है, और उसको क्या हो रहा है? HIV हो रहा है, और किसी जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है और उसने उसी की सिरिंज से, जिससे उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने ले रखा है, उसी की सिरिंज से अगर उसने अपने अंदर उस सिरिंज को डाला तो उसे भी क्या हो सकता है? HIV का वायरस उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी पहुंच जाएगा और उसे भी क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। तो जो भी कंटेमिनेटेड ब्लड है उसका ट्रांसफ्यूज़न होने से, जिसको HIV है और जिसको नहीं है उसका अगर चढ़ा दिया, ऐसा जो कंटेमिनेटेड ब्लड है हेल्दी पर्सन के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसको भी HIV प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पता है, प्लेसेंटा क्या है? दोनों के बीच में एक चेन का काम करता है। प्लेसेंटा जो है वॉर्म के अंदर जो फीटस है ना, जो भी मदर के वॉर्म के अंदर जो फीटस है उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ऐसा हो सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर को HIV हो रखा है,
तो बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी ये पहुंच सकता है। नेक्स्ट है देखो कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो कब इसके इन्फेक्शन होने के बीच में इनका मतलब जो सिम्टम्स हैं वो कब दिखाई देते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो कब दिखाई देते हैं, ये फ्यू मंथ्स से लेके काफ़ी कुछ मैनी ईयर्स भी इसमें लग सकते हैं, कुछ मंथ से लेकर मैनी ईयर्स भी यहाँ पर लग सकते हैं। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो सिम्टम्स इस तरीके से इतने टाइम में दिखाई देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ डज एड्स इन्फेक्शन स्प्रेड, कि कैसे ये जो एड्स इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कैसे होता है। तो इसमें देखो क्या है, वायरस एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन एंड एंटर्स मैक्रोफेजेस। तो सबसे पहले क्या होगा कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, ये हमारी कहाँ पर पहुँचेगा, मैक्रोफेजेस में पहुँचेगा। अब देखो मैक्रोफेजेस क्या है, ये भी WBC का पार्ट है मैक्रोफेजेस जो हैं, और ये वहाँ पर जाकर उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर जाएगा तो वो डिस्टर्ब तो करेगा ही, हमारा जो वाइटल एक्टिविटीज़ है उनको परेशान करेगा, उन्हें ठीक से नहीं होने देगा। तो ये वहाँ जाकर क्या करेगा, मैक्रोफेजेस को उनमें एंटर कर जाएगा। कौन सा, एड्स का वायरस। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। क्या है इसके अंदर, जेनेटिक मटीरियल RNA है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, हियर वायरस रेप्लिकेट। अब सबसे पहले आप वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्राइब्स टू वायरल DNA, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्राइब करेगा। अब देखो बच्चों चैप्टर 6 को याद करो। चैप्टर 6 में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, उसमें बताया था सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी बताया था, और वहीं पर मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि एड्स में क्या होता है, एड्स में होता क्या है कि यहाँ पर ये इसके एड्स के वायरस के पास अपना RNA, इसके पास DNA नहीं होता, RNA होता है। तो उस केस में कुछ वायरसेस में क्या होता है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा होता है। आपने नॉर्मल क्या देखा है, सेंट्रल डोग्मा में DNA से DNA की कॉपी बनती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। फिर RNA बनता है और RNA के बाद क्या होता है, प्रोटीन बनती है। ये आपने देखा है, आपने नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है। जब रिवर्स सेंट्रल डोग्मा होता है तो उसमें उसके वो होगा किसके अंदर, वायरसेस के अंदर होता है। जितने भी वायरस हैं उनमें होता है ये ऐसा। वायरस क्या करता है, इसके पास DNA नहीं है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है। तो ये क्या करेगा, RNA को सबसे पहले किस में बनाएगा, RNA को चेंज करेगा DNA में। किस में चेंज करेगा, DNA में चेंज करेगा। और DNA में जैसे ये बदला तो DNA, अब तो भाई इसका काम बन गया, DNA में बदल गया। अब DNA में बदलने के बाद इसको क्या करना है, फिर से RNA स्ट्रैंड बनाना है। RNA स्ट्रैंड बनाने के बाद फिर प्रोटीन बनानी है, और जो पेशेंट है उस पेशेंट के DNA को हाईजैक कर लेना है और उसके DNA से अपने अकॉर्डिंग काम कराना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम, ये वायरस क्या, इसी को हम बोल देते हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। किसका वायरस, DNA का, सॉरी एड्स का वायरस, DNA का नहीं, एड्स का। अब देखो ये तो मैंने आपको पूरी वो बात बता दी। अब यहाँ पर एक और इसमें डिटेल में दे रखा है, मैक्रोफेजेस बिकम्स ए वायरल ए वर्चुअल HIV फैक्ट्री। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या बन जाती है, एक वर्चुअल HIV फैक्ट्री बन जाती हैं, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, एक वर्चुअल HIV फैक्ट्री यहाँ पर बन जाएंगी, यानी कि जो HIV का वायरस है उसको बनाने का काम कर देंगी। उसके बाद क्या होगा, देयर आफ्टर, उसके बाद होगा क्या, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया था कि एंटर कहाँ हो रहा है, मैक्रोफेजेस में हो रहा है। तो वहाँ पर जाकर उसको हाईजैक करता है सबसे पहले जाके। फिर क्या करेगा कि HIV जो है एंटर्स हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। अब उसके बाद पहले मैक्रोफेजेस को अपने अंडर में लिया और उसके बाद कहाँ पहुँचा, ये T लिम्फोसाइट के पास पहुँचा, क्योंकि ये क्या है, हेल्पर सेल्स हैं। किसकी हेल्पर सेल्स हैं, B लिम्फोसाइट्स की हेल्पर सेल्स है। वहाँ पर पहुँच जाएगा और वहाँ जाकर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट यानी कि अपनी कॉपियों को बनाएगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनीज, ठीक है। प्रोजेनीज आप समझ ही गए होंगे कि अपनी औलाद को बनाना स्टार्ट कर देगा ये वहाँ जाकर। और फिर क्या करेगा, एज द प्रोजेनीज आर रिलीज्ड, जैसे ही इसकी जो प्रोजेनीज रिलीज हो जाएंगी, दे अटैक अदर T लिम्फोसाइट्स। और जो दूसरी T लिम्फोसाइट्स हैं, जो मतलब नई बनी हुई हैं T लिम्फोसाइट्स, उनके ऊपर अटैक कर देगा, यानी कि उनके नंबर को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। देयरफॉर इससे क्या होगा, T lymphocyte start decreasing in number and immune response of the person become weak। और इससे क्या होगा कि जो T lymphocytes है उनका नंबर जो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा कैसा हो जाएगा, जैसे जो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। समझ ही गए होंगे बच्चों आप लोग। देखो T lymphocytes क्या करती हैं, हेल्पर सेल हैं।
अब देखो ये हेल्पर सेल है ना, ये क्या करती हैं, ये जैसे ये पहले ये जो है जो HIV का वायरस है वो कहाँ पहुँचा, मैक्रो जो कौन सी हमारी मैक्रोफेजेस के पास पहुँचा, मैक्रोफेज को हाईजैक किया है इसने, और हाईजैक करने के बाद ये कहाँ पर पहुँचा, फिर टी लिम्फोसाइट के पास पहुँचा। टी लिम्फोसाइट ही हैं जो असल में किसके पास न्यूज़ पहुँचाती हैं, बी लिम्फोसाइट के पास पहुँचाती हैं। जैसे ही टी लिम्फोसाइट को पता चलता है ना कि कोई हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई रॉबर है जो चोरी करने आया, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, तो टी लिम्फोसाइट ना तुरंत एक्टिव हो जाती है, एक तरीके के आप इन्हें गार्ड बोल सकते हैं हमारी बॉडी का। तो ये एक्टिव हो जाएंगी और बी लिम्फोसाइट को जाके जगाएंगी, अरे ये जो है ये फॉरेन मटीरियल हमारी बॉडी के अंदर आ गया और क्या करना है, हमें को इसको किल करना है। अब ये जो HIV वायरस होता है ना, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत चालाक होता है, और ये सबसे पहले क्या करता है, मैक्रोफेजेस को अपने अंडर में लेता है, और मैक्रोफेजेस को अंडर में लेने के बाद टी लिम्फोसाइट्स को अंडर में लेता है, टी लिम्फोसाइट को किल कर देगा। जब इसने गार्ड को ही मार दिया तो बी लिम्फोसाइट के पास तो न्यूज़ पहुंचेगी ही नहीं, और जब बी लिम्फोसाइट के पास न्यूज़ नहीं पहुंचेगी तो बी लिम्फोसाइट कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी को नहीं बनाएंगी, और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो HIV वायरस है वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, और इस तरीके से जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें बात करेंगे कि जो डायग्नोज है इसका, ये जो एड्स के डायग्नोज के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो डायग्नोज कैसे होगी एड्स की, बाई एलाइसा टेस्ट। एलाइसा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट SC। ये जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैंने MSc में ये पढ़ा था, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो आप बस इतना समझ लो कि जो एड्स है ना, एड्स के लिए जो एलाइसा टेस्ट कराया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एड्स के डायग्नोस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, एलाइसा टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट SC। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ट्रीटमेंट क्या होता है, तो नो परमानेंट क्योर, इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ को लेना है ना, समझ गए ना आप, रेट्रोवायरस था तो इसीलिए रेट्रोवायरस के अगेंस्ट काम करने वाला कौन होगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ को हमें लेना पड़ेगा, जिससे कि पेशेंट की जो लाइफ है थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो सकती है। ठीक है, अब देखो प्रिवेंशंस क्या होती हैं एड्स की। प्रिवेंशन यू वेल नोज, आपको पता है इसके बारे में, फिर भी एक बार एक फॉर्मेलिटीज़ कर देती हूँ इसकी। पहली बात क्या करनी है कि जो भी डिस्पोजेबल सिरिंज को हमें यूज़ करना है इसमें, जिन्हें हम एक यूज़ करने के बाद दोबारा ना लें, और जो स्क्रीनिंग ब्लड है, ब्लड बैंक से आप जैसा भी ब्लड लेकर आ रहे हो वो स्क्रीनिंग ब्लड होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा अच्छा खासा ब्लड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, यानी कि जो जब भी आप किसी के साथ फिज़िकली अटैच हो रहे हैं तो मतलब सेफली आप उसके साथ मतलब उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा आप रिलेशन बनाएं उसके साथ। दूसरा है यहाँ पर ये NACO क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनी NGOs आर डूइंग ए लॉट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स। और साथ ही साथ इसकी जो एड्स की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रिवेंशन हम तभी तो कर सकते हैं, किसी चीज़ से बचाव तभी तो होगा जब हमें उसकी जानकारी होगी, नॉलेज होगी। तो ये कुछ ऐसी मतलब संस्थाएं हैं, ये क्या करती हैं कि एड्स जो बीमारी है उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 28 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, और चलो हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम कैंसर की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।